लास्ट क्लास में सर्कुलर मोशन पढ़ना स्टार्ट किया अपन ने। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई मोशन के अलग अलग कैटेगरीज है, 1D 2D 3D। उसमें 2D मोशन की कैटेगरीज में प्रोजेक्टाइल और फिर सर्कुलर आता है। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कल में अगर मोशन करता है तो इस तरह का मोशन सर्कुलर मोशन होता है। फिर सर्कुलर मोशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अपन समझ रहे हैं। पहला एंगुलर पोजीशन, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे 1D मोशन को जब अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वहां पे पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, तो वो सारी चीजें यहाँ पे सर्कुलर मोशन के लिए आपको समझनी होती है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के भी दो टाइप, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। एवरेज तो कैसे आएगा, चेंज इन थीटा अपॉन चेंज इन टाइम। और इंस्टेंटेनियस कैसे आएगा, छोटा से स्मॉल डी थीटा अपॉन dt। कुछ क्वेश्चंस हमने किए है ना। फिर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन ओमेगा डिवाइडेड बाय टाइम। उसमें भी दो तरह के हो सकते हैं, एवरेज या इंस्टेंटेनियस। लार्ज चेंज के लिए तो एवरेज हो जाएगा, छोटे चेंज के लिए इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। क्वेश्चन देखा हमने, जैसे जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है उसके दो फॉर्मूले होते हैं ऐसे। एक तो एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt और एक क्या होता है v dv बाय ds। वैसे ही अल्फा क्या हो जाता है, एक तो d ओमेगा अपॉन dt और एक हो जाता है ओमेगा d ओमेगा अपॉन थीटा। समझ में आई बात। तो ऐसे चलते हैं, इसके भी क्वेश्चन हमने देखे। फिर एक क्वेश्चन किया कि ओमेगा का एक्सप्रेशन दे रखा है थीटा स्क्वायर, अल्फा का निकालिए, तो हमने 2 थीटा की 1 से निकाला इसका। फिर ये इक्वेशंस ऑफ मोशन आ जाती है। इक्वेशंस ऑफ मोशन में जो 1D मोशन की इक्वेशंस है वो सेम एज इट इज रिपीट हो जाती है। किसके लिए, सर्कुलर मोशन के लिए भी। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो यहाँ पे तो, और यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा कांस्टेंट। समझ में आई बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर इसके क्वेश्चन हमने देखे और मैंने आपको रोटेशन और रेडियंस, नंबर ऑफ रोटेशंस और नंबर ऑफ रेडियंस में, मतलब जो रेडियन एक वैल्यू होती है एंगल की, एंगल को डिग्री और रेडियन दो में मेजर करते हैं, या फिर एंगल को नंबर ऑफ रोटेशंस में भी मेजर कर सकते हैं। तो एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन होता है, तो इससे भी हमें कोरिलेट करते हुए सॉल्व करना होता है। ठीक है, हम करते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखो अपन आगे सर्कुलर मोशन में मैंने आपको बताया कि दो पार्ट में इसको समझा जाता है। पहला पार्ट तो यही रहता है जिसमें एक्सेलरेशन वगैरह के इक्वेशंस हम देखते हैं, जिसमें जो टर्म्स होती है वो डिफाइन करते हैं, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारी टर्म्स वगैरह डिफाइन की। अब जो नेक्स्ट पार्ट इसमें अपन समझते हैं वो पार्ट रहता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, है ना। तो अपन यहाँ पे समझते हैं कि भाई सर्कुलर मोशन जो है उसको होने के लिए वाकई में नेसेसरी कंडीशन क्या है ना। तो कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन, है ना, कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसके लिए क्या कंडीशन है ऐसी जो होनी ही होनी मांगता, या फिर जो होना ही होना चाहिए, उसके बिना सर्कुलर मोशन कभी हो ही नहीं सकता। ऐसी क्या कंडीशन। तो देखो सर्कुलर मोशन को अपन ध्यान से अगर समझे, जैसे ये मान लीजिए कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, किसी सर्कुलर मोशन हो रहा है कोई आर रेडियस के सर्कल में। ये सर्कल है कोई आर रेडियस का, इसमें सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब ध्यान से देखना, जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है जो अपना सर्कुलर मोशन कर रहा है, मान लीजिए इसे इस तरफ, ये v क्या है इसकी, टेंजेंशियल वेलोसिटी कहलाती है। v क्या कहलाती है इसकी, टेंजेंशियल कोई एक्सटर्नल फोर्स हो। अब देखो लॉज ऑफ इनर्शिया तो क्या कहता है, सीधा सीधा चला जाएगी। लेकिन अगर ये इधर मुड़ रहा है, यानी कि इधर मोड़ने के तो इधर कोई फोर्स चाहिए ना, चाहिए नहीं चाहिए, बताओ भाई। इधर मोड़ने के लिए फोर्स चाहिए, इधर मोड़ने के लिए फोर्स चाहिए, इधर से। तो इस पे जो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट,
उसको हमेशा सेंटर की ओर एक फोर्स की नेसेसिटी रहती है। हमेशा उसको क्या चाहिए, एक सेंटर की ओर फोर्स होना ही होना चाहिए। इसके बिना ये इसके बिना सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। ये जो सेंटर की ओर फोर्स होता है इसको डिनोट करते हैं एफसी से, और क्या नाम होता है इसका, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को क्या नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इस फोर्स का नाम होता है। ये जो फोर्स होता है ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। ये नेसेसरी फोर्स है। दुनिया में कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसे होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए ही चाहिए। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। समझ में आई बात। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिलता है, अलग अलग कंडीशन में। ये कोई नए टाइप का फोर्स नहीं है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फोर्सेज होते हैं नेचर में उन्हीं से ही हमें प्रोवाइड होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लीजिए कोई पत्थर को रस्सी से बांध के, जैसे रस्सी से बांध दिया पत्थर और इसको मैं गोल गोल घुमाता हूं। ये पत्थर को रस्सी से बांधा और इसको हमने क्या किया, गोल गोल घुमाया। तो मान लीजिए ऐसा कोई सर्कुलर पाथ आया इसका, है ना। ये स्ट्रिंग है, ये जो है ये क्या है, रस्सी है, स्ट्रिंग। तो रस्सी में क्या पैदा होता है, कौन सा फोर्स पैदा होता है, टेंशन फोर्स। तो अभी जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा वो कौन सा करेगा, टेंशन फोर्स एज ए क्या काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा यहाँ पे। समझ आई बात। जैसे कोई पिंजरा है, जो वो करता दिखाने वाला होता है ना, बाइक अंदर चलाता है ऐसे इस तरह से, वो सर्कस में ऐसा होता है ना, जो बाइक चलाता है इस तरह से, वं वं वं, देखा होगा आपने। तो वो भी तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। उसको सर्कुलर मोशन करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन सा मिलेगा, जो गाड़ी के पहियों पे नॉर्मल फोर्स जो लगेगा ना, नॉर्मल फोर्स, ये क्या काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, है ना। और देखो एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमारे अर्थ के चारों ओर, ये है अर्थ, और अर्थ के चारों ओर मून सर्कुलर मान लो ऑर्बिट ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। तो अर्थ के सराउंडिंग में मून सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, या फिर सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगा रही है। तो ऐसे केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम है वो कौन करेगा, जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या करेगा, एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। समझ में आई बात ये, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हमारी चीजें चलती है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। और देखो, जैसे मैं अगर बात करूं हमारा एटम और न्यूक्लियस वाले केस में, जैसे ये मान लो न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके सराउंडिंग में कौन चक्कर निकालता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर निकालता है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन होगा, कूलाम्ब फोर्स हो जाएगा, जो कि होता है ना Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कूलाम्ब फोर्स, है ना, 12th क्लास में पढ़ते हैं अपन पहले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या करे, तो कहने का मतलब क्या है, दुनिया में कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहां पे सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी एक फोर्स चाहिए जिसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होती है, सेंटर की ओर होती है। और ये ऑलरेडी नेचर के जो एग्जिस्टिंग फोर्सेज है उनसे डेवलप होता है। कभी टेंशन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर देता है, कभी नॉर्मल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर देता है, कभी ग्रेविटेशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। समझ में आई बात, है ना। दो मान लो बच्चियां हैं, गर्ल्स हैं, वो एकदम एक दूसरे के हाथ पकड़ के, जो गंगोर का गाना है उस पर मतलब डांस करते हुए गोल गोल घूमर लगाती है ना, गोल गोल चक्री बाबू लायो बकरी, वैसे, है ना। तो उसमें भी क्या लग रहा है, दोनों हाथ जब पकड़े हुए हैं, तो पकड़े हुए हैं तो दोनों हाथ में खिंचाव होता है ना, जब घूम रहे होते हैं तो खिंचाव क्या, टेंशन फोर्स, तो स्ट्रेस ही तो हड्डियों के बीच का जो आपकी मसल्स है उनका, तो वो आपके लिए क्या कर रहा है उस समय, सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है।
फिर एक ने अगर हाथ छोड़ दिया तो सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म, तो उसके बाद सर्कुलर मोशन होता है क्या? नहीं होता। एक लड़की इधर गिरी, एक बच्ची इधर गिरी, है ना, बोर्ड फूट जाते हैं एकदम सीधा नीचे फर्श पे। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो नेसेसरी है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा, वहां पर सर्कुलर मोशन हो ही नहीं पाएगा। आप रस्सी से पत्थर बांध के, पत्थर को जब रस्सी से बांधते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ढेरिया, है ना। तो ढेरिया घुमा रहे हो ऐसे, और जो छोटा पत्थर बांधा है और वो ईंट का टुकड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं? खोरिया, है ना। ये मारवाड़ी शब्द है। आप तो, आपको तो नहीं पता होगा, पूरा प्योर हिंदी भाषी लोग हो आप, मारवाड़ी कभी बोली नहीं होगी, थोड़ी बहुत आती है, पूरी सीखो। बीकानेर के हो आप, मारवाड़ी के हो, तो उसको छोटा जो होता है ना ईंट का स्वरूप, तो उसको बोलते हैं खोरिया। और जो रस्सी से बांध लेते हैं तो उसको बोलते हैं ढेरिया, जिसका यूज किया जाता है पतंग को लूटने में या पतंग कोई फंस गई उसको निकालने में। तो मान लो कोई बच्चा अखातीज का समय तो ऐसे ऐसे करा के ऐसे फेंकता है, तो ऐसे ऐसे चला रहा है, तो रस्सी टूट जाए तो क्या होगा? पत्थर सर्कुलर मोशन करना बंद कर देगा, सीधा कहीं पे जाके लगेगा, है ना। तो कहने का क्या मतलब है, जब तक है सर्कुलर मोशन तो वहां पे होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सर्कुलर मोशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो सर्कुलर मोशन। सही बात है, समझ में। तो ये है। और देखो, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स ये कैसे होता है, इसको हम फॉर्मूले से कैसे एक्सप्रेस करें, तो उस पे आते हैं। देखो, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स को हमें अगर निकालना है या कंप्यूट करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो छोटा सा वैसे डेरिवेशन है, हालांकि अपन थोड़ा रिवीजन मोड में है तो मैं डेरिवेशन को जितना देखो, मान लीजिए ये कोई डी थीटा एंगल कवर करता है, ये मान लीजिए क्या किया इसने, तो डी थीटा एंगल कवर किया किसी डी टी टाइम में, और ये लेंथ है इसकी कोई डीएल, डीएल लेंथ है, डी थीटा एंगल कवर किया, ये रेडियस है आर। तो डी थीटा डीएल और आर में रिलेशन क्या होता है? आर्क जो होता है वो क्या होता है? एंगल बराबर क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस होता है ना। डी थीटा वो क्या होता है? आर अपॉन में रेडियस। तो डीएल की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? आर डी थीटा के बराबर हो जाएगी, हो जाएगी। समझ आई बात? तो डीएल बराबर आर डी थीटा हो गया। अब देखो, जो वेलोसिटी है, मान लो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा, पर डायरेक्शन में तो चेंज आ रहा है ना, वी और वी आ रहा है ना चेंज। अब ये मान लो v1 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर, इसको थोड़ा सा मैं डायग्राम में दिखा देता हूं। जैसे ये वेलोसिटी वेक्टर है v2 वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर है मान लीजिए v1 वेक्टर, है ना। किसी समय ये मान लीजिए है v1 वेक्टर और ये है v2 वेक्टर, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। जो वेलोसिटी में चेंज आएगा, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, ये क्या आ जाएगा? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर हो गया ना, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। अब चेंज जो होता है, जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, तो उनका रिजल्टेंट होता है 2a sin थीटा बाई 2, लेकिन जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है? 2a cos थीटा बाई 2। ये याद रखना होता है। अगर दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, जैसे मान लो a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकालना है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो कितना आता है? 2a cos थीटा बाय 2 आता है। और दो वेक्टर अगर जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, उनके जो एडिशन का रिजल्टेंट होता है, ये क्या होता है? 2a sin थीटा बाय 2। ये दो फॉर्मूले होते हैं जो वेक्टर से हमें ध्यान में रखना है। अब देखो, इस केस में जो वेलोसिटी में चेंज आया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा, चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा, ये कितना आ जाएगा? 2v cos थीटा बाई 2 लेंगे ना, 2v cos थीटा बाई 2। अच्छा, ये एंगल डी थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल जैसे 90 है, ये डी थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा? वापस डी थीटा हो जाएगा। इसको अपन ज्योमेट्री से जब देखेंगे तो वेलोसिटी और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है? डी थीटा है।
तो यहां पर थीटा ना लेके ये हम क्या ले लेंगे, डी थीटा बाई 2 ले लेंगे। समझ में आई बात? तो ये चेंज इन वेलोसिटी आ गया 2v cos डी थीटा बाई 2, है ना। अब यहां पर एक चीज हमें समझनी होगी, यहाँ पे 2v नहीं आता, ये इसको थोड़ा सा, ये 2v cos थीटा बाई 2 ना लेके, जैसे अगर मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला ही लगाऊं एक बार, चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर का, तो ये क्या आएगा देखो, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा, ऐसा आएगा, है ना। अगर दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन देखना हो तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होता है, तो ये ऐसे आएगा। अब देखो इसमें डेल्टा वी कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 2v स्क्वायर में कॉमन ले लोगे, अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा को देखो लिख सकते हैं 2v डी थीटा बाय 2, डी थीटा बाई 2 आ जाएगा। और थीटा, डी थीटा अगर स्मॉल ले, डी थीटा क्या ले, एंगल के स्मॉल के लिए साइन थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर ही होता है। जब एंगल छोटा हो तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के, तो साइन थीटा बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, डी थीटा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू रखते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी देखो कितना आ गया, उसका मैग्नीट्यूड 2v डी थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो एक आ गया v डी थीटा। तो यहाँ पे dv में dt का डिवाइड किया तो dv अपॉन dt देखो क्या आ जाएगा, v डी थीटा अपॉन dt। ये जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में जो चेंज, मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं कर रहा, ये वेलोसिटी जो डायरेक्शन में चेंज कराने वाला एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू हो जाती है v इंटू डी थीटा अपॉन dt, क्या हो जाता है, ओमेगा। तो ये कहलाता है अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू क्या होती है, v ओमेगा होती है। समझ में आई बात? तो डेरिवेशन ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखना भले, लेकिन फॉर्मूला आपको ये एग्जैक्टली पता रहना चाहिए, बड़ा काम का है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, AC बराबर v ओमेगा। ठीक है, और देखो इसके अलग अलग जो फॉर्म होते हैं, एक तो v ओमेगा हो गया, है ना, और भी दूसरे फॉर्मेट लेते हैं अपन, ये नोट करिए। जैसे एक इस फॉर्मूले में अगर मैं दोनों तरफ dt का डिवाइड कर दूं, इधर dl अपॉन dt कर दें और r डी थीटा में भी dt का डिवाइड कर देते हैं, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जनरेट होता है, dl अपॉन dt तो क्या हो गया अपना v हो गया, और डी थीटा अपॉन dt हो गया, यानी कि v बराबर क्या होता है अपना r ओमेगा होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। ये रिलेशन किसके बीच में होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है, v बराबर r ओमेगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, v बराबर r ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन है, और ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है इस सर्कुलर मोशन की डायनामिक्स में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC बराबर v ओमेगा। ये दोनों फॉर्मूले बड़े काम के, एक तो AC बराबर v ओमेगा और एक v बराबर r ओमेगा। ठीक है, अब जैसे देखो इस v बराबर ओमेगा के फॉर्मूले को वहां पे रखते हैं, तो इसी का देखो और फॉर्मूला क्या बनेगा, r ओमेगा स्क्वायर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, AC के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक तो v ओमेगा हो गया, एक r ओमेगा स्क्वायर हो गया, और एक और देखो हम ओमेगा को क्या लिख सकते हैं,
जैसे v बराबर r ओमेगा है, तो ओमेगा को क्या v बाई आर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो यहां पे रखा तो AC का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? r टाइम्स वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल। तो AC का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा? वी स्क्वायर बाय आर। तो ये भी देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूले हैं। एक तो हो गया कौन सा? एक तो हो गया वी ओमेगा, एक हो गया आर ओमेगा स्क्वायर और एक हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, एक और बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखो, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओमेगा के बारे में मैंने आपको वैसे अभी बताया था, लेकिन ओमेगा भी क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये एक्सियल वेक्टर होता है। क्या होता है? और इसकी डायरेक्शन जो है राइट एंड थंब से दी जाती है, यानी कि ये हमारी अंगुलियां अगर पार्टिकल के रोटेशन को दिखा रही है तो किसको दिखाता है? ओमेगा की डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, कोई पार्टिकल जो है मान लीजिए ऐसे रोटेट कर रहा है, कोई पार्टिकल जो है देखिए इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो मैं अलग अलग एक्सिस लूं। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये देखो जेड एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई। पार्टिकल कहाँ रोटेट कर रहा है? एक्स जेड एक्सिस में ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल जब ऐसे रोटेट करेगा तो ओमेगा की डायरेक्शन किधर होगी? वाई डायरेक्शन में होती है। तो ओमेगा जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन तो किधर होगी? ऊपर की ओर, वाई डायरेक्शन में है। पार्टिकल जो वेलोसिटी है वेक्टर, वो देखो किधर है। जैसे ओमेगा की डायरेक्शन को मैं के कैप बोल सकता हूँ, सॉरी के नहीं, जे कैप। ओमेगा की डायरेक्शन किधर है? प्लस का जे कैप है या नहीं है? वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? माइनस की डायरेक्शन है, तो उसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है? माइनस का के कैप है। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखें, कौन से? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, एसी की। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? क्या माइनस का आई कैप है या नहीं है? अभी फिलहाल है या नहीं है? तो इस केस में ओमेगा की डायरेक्शन तो क्या है? जे कैप। वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है? माइनस का के कैप। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? माइनस का आई कैप। अब इन तीनों में देखो क्या रिलेशन होगा। हमने फॉर्मूले में तो ये देखा कि एसी जो है एक्चुअल में क्या है? वी ओमेगा है ना। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है क्या? देखो, ये एसी हो गया, ये वी हो गया और ये ओमेगा हो गया। तो v में अगर मैं ओमेगा का देखो क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो एसी की डायरेक्शन इधर आती है। भाई v और ओमेगा में कोई ना कोई क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि एसी v और ओमेगा क्या, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो तीनों में क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट ही होगा, यानी कि v और ओमेगा में क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट जो है, या तो v क्रॉस ओमेगा लिख दूं मैं एसी का फॉर्मूला, या तो ऐसे लिख सकता हूं v क्रॉस ओमेगा, या फिर एसी का फॉर्मूला लिख सकता हूं ओमेगा क्रॉस वी। ये दोनों ऑप्शन है ना मेरे पास लिखने के। अब मैं जो ये कंडीशन है, अभी जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन से कोरिलेट करते हुए चेक करते हैं कि कौन सा रिलेशन सही है। अगर पहले वाले में देखें तो v अंदर की ओर, v ओमेगा ऊपर की ओर, तो v क्रॉस ओमेगा करते हैं तो एसी कहाँ आता है? बाहर की तरफ, लेकिन एसी तो क्या है? अंदर की तरफ है। तो इसमें आता है देखो ओमेगा क्रॉस v, क्या एसी अंदर की तरफ नहीं आ रहा इस केस में? तो वेक्टर प्रोडक्ट में कौन सा रिजल्ट सही है? AC इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस V वाला रिजल्ट सही है, ये गलत है, ये सही है। समझ में आई बात? तो ये क्या हो गया? गलत है, ये सही रिजल्ट नहीं है। तो आपको कहीं दिखे कि AC V एंड ओमेगा में कौन सा रिजल्ट सही है, तो उसमें ऑप्शन ये भी होगा, V क्रॉस ओमेगा इज इक्वल टू AC, ओमेगा क्रॉस V इज इक्वल टू AC। तो कौन सा सही है? ओमेगा क्रॉस V वाला सही है। यानी कि ओमेगा और इसका वेलोसिटी का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या बनता है? एक्सेलरेशन वेक्टर बनता है। समझ में आई बात? तो ये एक सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के लिए ध्यान में रखना है ना। डायरेक्शन है, ये दोनों फॉर्मूले तो है ही बड़े इंपॉर्टेंट, आर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, वी ओमेगा। अपन को वेक्टर फॉर्म में भी ध्यान में रखना है, तो एसी बराबर क्या होता है? ओमेगा क्रॉस वी होता है। ठीक है,
देखो इसमें जैसे क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं कि मान लो आपको कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है और इसमें आपको रेडियस जो है, रेडियस है मान लीजिए 2 मीटर, और जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको क्या पता लगाना है, एक तो पता लगाना है कि इस सर्कुलर मोशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना है, और इस सर्कुलर मोशन का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ओमेगा की वैल्यू बतानी है इस केस में। क्या आ जाएगी फटाफट? कैसे सॉल्व करें? ओमेगा कितना आया? 2.2। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? v बराबर, तो ओमेगा क्या हो जाएगा? v बाई आर हो जाएगा। तो v तो कितना है? 5, और r कितना हो गया? 2, तो ये कितना आ जाएगा? 2.5। यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड। v स्क्वायर बाय आर वाला फॉर्मूला लगा दो, तो v कितना? 5, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर कितना? 2, तो ये जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आंसर है। ठीक है, ओके। 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से सवाल रहते हैं। अब देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जब आया है, तो अगर इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में जैसे ये मान लीजिए आर रेडियस सर्कल में कोई पार्टिकल जब मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल मान लीजिए इसका मास m है। क्या है मास इसका? m। तो मैंने आपको बताया कि जब ये आर रेडियस के सर्कल में कोई मोशन कर रहा होता है, मान लो इस सर्कल में कर रहा है मोशन, तो सर्कुलर मोशन की कंडीशन क्या नेसेसरी कि उस पे ऐसा लगता है जिसको अपन ने क्या नाम दिया? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो एफ है, इसकी वैल्यू का देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा। एफ की जो वैल्यू होती है, हमेशा फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो यहां पर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूं, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एम ए सी हो जाएगी। मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे, तो मास इंटू एक्सेलरेशन जब किया, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का देखो वैल्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एम इंटू एफ सी इज इक्वल टू एम इंटू या फिर एम इंटू
ओमेगा स्क्वायर आर, ये बन जाएंगे ये दो फॉर्मूले, क्योंकि एसी का क्या होता है ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये दो फॉर्मूले हो जाएंगे हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स के। समझ में आई बात? बताओ, क्लियर है? ये एक फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का, एम वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg, क्या है मास 2 kg, और ये एक सर्कल में चक्कर निकाल रहा है जिसकी रेडियस है 3 मीटर, रेडियस के सर्कल में चक्कर निकाल रहा है, और इसका जो ओमेगा है 2 रेडियन पर सेकेंड। तो आपको क्या पता लगाना है? देखो, एक तो पता लगाइए इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है, दूसरा इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है, तीसरा इस पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है। ये तीनों चीज बता दीजिए। ठीक है, आ जाएगा, आसानी है। तो देखो ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल के आंसर, अगर हम वेलोसिटी निकालना है तो v बराबर होता है r ओमेगा, तो r तो है 3 × 2 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड, ये तो वेलोसिटी का आंसर आ गया। फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर, या फिर r ओमेगा स्क्वायर किया तो 3 × ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर एफ सी निकालना है तो एफ सी के लिए एम टाइम ए सी कर दो सीधा डायरेक्ट, तो 2 × 12 यानी कि 24 न्यूटन, ये आंसर आ गया। आसान है देखो, है ना? ए सी निकालना और वेलोसिटी निकालना, ओमेगा, ये सब निकालना बड़ा आसान है। ठीक है, अब देखो ये कभी सेंट्रीफ्यूगल भी आता है, उसका भी जिक्र होता है। ये सेंट्रीफ्यूगल देखो फोर्स क्या है उसको समझते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ध्यान से समझ आई बात। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट का मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव में देखा जाए, किसके? अगर कोई ऑब्जेक्ट का मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव में देखा जाए तो उस ऑब्जेक्ट पर हम क्या देते हैं? स्यूडो फोर्स देते हैं। उस स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? जिस डायरेक्शन में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन है। ये बात मैंने आपको समझाई एनएलएम में, बहुत अपन ने बार बार रिपीट कर करके इस बात को बहुत ज्यादा जोर दे दे के समझा। लिफ्ट में ऑब्जेक्ट कोई ऊपर जा रहा है, लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रही है तो उस पर स्यूडो फोर्स नीचे की ओर, है ना? कोई गाड़ी आगे की ओर एक्सेलरेट हो रही है तो स्यूडो फोर्स पीछे की ओर, ऐसा ये लगता है ना? अब देखो यहां पर जब सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन मान लीजिए, है ना? जब सर्कुलर मोशन हो रहा है और ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट हो गया, एम मास का ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम यहां पे क्या करते हैं, इस सर्कुलर मोशन में, इस सर्कुलर मोशन में हम क्या करने वाले हैं, इस सर्कुलर मोशन वाले ऑब्जेक्ट को ही, या फिर सर्कुलर मोशन का जो पाथ है या फिर सर्कुलर मोशन का जो ऑब्जेक्ट है, ये इसी को क्या मान लेते हैं अपन? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने मान लिया। जो हमारा सर्कुलर मोशन वाला ऑब्जेक्ट है उसी को क्या मान लिया? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया। तो ऐसे केस में देखिए, ऐसे केस में जो इस पे लगने वाले फोर्सेज हैं, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स तो अंदर की ओर लग रहा है, ये तो लग रहा है एफ ऑफ रेफरेंस का, अंदर की ओर सेंटर की ओर एक्सेलरेशन क्या एसी। तो इसका मतलब इस पे हमें क्या देना पड़ेगा? सूडो फोर्स देना पड़ेगा। अब सूडो फोर्स हमेशा कैसे देते हैं? जिस डायरेक्शन में नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एम इंटू ए सी हो जाएगा। तो एम इंटू ए सी, या फिर ये क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर अपॉन आर ही हो जाएगा, या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा।
ये जो बाहर की ओर अपन फोर्स दे रहे हैं ये क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगल कहलाता है। यही फोर्स क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं एफ सेंट्रीफ्यूगल। इससे देखो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी क्या हो जाती है, सूडो फोर्स हमने बाहर की कर दिया ना, एफ सेंट्रीफ्यूगल। जैसे आप किसी ऑटो में बैठे हो, ऑटो वाला जैसे ही मुड़ता है तो ऑटो के रिलेटिव में क्या आपको बाहर की ओर धक्का फील नहीं होता, ऑटो के रिलेटिव, तो वही फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल है। ऐसे केस में अपन क्या करेंगे, क्योंकि देखो अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव में देखो, हालांकि नेट एक्सेलरेशन इसी सेंटर की ओर है, पर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव में ना तो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो एफ सेंट्रीपिटल है वो हमेशा किसके बराबर होता है, एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल बराबर होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल है क्या, एक्चुअल में सेंट्रीफ्यूगल क्या है, एक स्यूडो फोर्स है, स्यूडो फोर्स है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन अवे फ्रॉम रेडियस, है ना, डायरेक्शन अवे फ्रॉम रेडियस, रेडियस के अवे होती है, अवे फ्रॉम रेडियस, रेडियस से दूर जाती है सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन। और सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल हमेशा क्या होंगे, बराबर होते हैं। आई क्या बात समझ में, सेंट्रीफ्यूगल इज ऑलवेज इक्वल टू सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीफ्यूगल एक्चुअल में फोर्स है नहीं, पर वो क्या है, एक सूडो फोर्स है, जिसको नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव में दिखाने के लिए, समझ आई बात, तो ये चीज नोट कर लीजिए। सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स है, एक्चुअल में फोर्स नहीं है। इसका यूज क्या होता है कि कभी सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन की वजह से मिल रहा है तो टेंशन को किसके बराबर कर दिया, क्वेश्चन में mv स्क्वायर अपन r के बराबर कर दिया। कभी सेंट्रीपिटल मिल रहा है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से तो ग्रेविटेशन फोर्स को, कभी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर जो इलेक्ट्रोस्टैट पे मिलता है तो उसको, समझ में आया ना बात। तो इसका हम हर जगह पे ऐसे यूज करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ये मुख्य उद्देश्य होता है, एक्चुअल पर्पस होता है सेंट्रीफ्यूगल को डिफाइन करने का। हालांकि सेंट्रीफ्यूगल है क्या, सूडो फोर्स, लेकिन उससे फायदा क्या हो गया, क्योंकि इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स बराबर कर देते हैं हमेशा, क्वेश्चन को इक्वेशन बनाना आसान हो जाता है। तो इसमें हमें इसका बड़ा फायदा मिलता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं। समझ में आई बात, तो ये चीज ध्यान में रखें, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप देखना, इसमें बुक में होंगे, सर्कुलर वाले में, है ना, काफी मिलेंगे आपको, ओमेगा वी और आर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। एक बार आप ट्राई, मैं आता हूँ।